आज जो है हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें डीएनए आज पढ़ेंगे, जिसका डीएनए पूरा नाम जानते हैं सब लोग, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम हिंदी में कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि जानते हैं डीएनए होता है और आरएनए। न्यूक्लिक का मतलब दो तरह से होते हैं, एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। तो डीएनए का जो मॉडल है वो डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको दिया था वाटसन और क्रिक। तो वाटसन क्रिक का मॉडल हम पढ़ेंगे। वाटसन और क्रिक। वाटसन क्रिक मॉडल जो है, वाटसन क्रिक मॉडल, वाटसन क्रिक ने जो बताया है कि डीएनए दोहरी कुंडली से बना होता है, जिसमें इसका स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं। इसका ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ये पूछा भी जाता है कि डीएनए का सचित्र वर्णन करो। तो हम डीएनए बनाना सीखेंगे, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ये डबल फीते की तरह होता है, कुंडलित होता है, फीता जैसे बांधने वाला फीता होता है, उस तरह से ये मुड़ा रहता है जगह जगह। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। इस तरह से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों जो फीते होते हैं ये बने होते हैं सुगर और फास्फेट से। ये बना होता है सुगर प्लस फास्फेट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें पेंटोज शुगर होती है डीएनए में। तो पेंटोज शुगर होती है और फास्फेट होता है, इसी से ये दोनों जो कुंडली होती है बनी होती है। तो इसमें नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ा है, जैसा कि प्यूरिन और pyrimidine, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जैसा जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें एडेनिन है। एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से, टी थायमिन से। और साइटोसिन जो है इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जुड़ेगा ग्वानिन से। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ए डबल बॉन्ड टी, फिर इस तरह से सी, इसमें 3 बॉन्ड है, ये जी से जुड़ेगा। इस तरह से ए डबल बॉन्ड टी, इसी तरह से सी बनाएंगे, और ये जी है इसका, ये डबल बॉन्ड है। फिर ये जो है डबल बॉन्ड टी, इस तरह से सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जी, और ये हो जाएगा ए डबल बॉन्ड टी। इस तरह से इसको हम भर लेंगे पूरा।
एडेनिन हमेशा किसके साथ रहेगा? थायमीन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ रहेगा? हमेशा ग्वानिन बेस के साथ। इस तरह से इस तरह से हम इसको बनाएंगे। एडेनिन और ग्वानिन, जितना एडेनिन होगा इतना याद करेंगे कि एडेनिन हमेशा थायमीन से साथ जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन। इसमें हाइड्रोजन बांड होता है, हमेशा एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बांड होगा, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होगा। ये हमेशा यही रहेगा। और इसमें जो है इसका जो व्यास है, कहने का मतलब इसका अगर हम देखेंगे व्यास डीएनए का, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। और एक हेलिक्स से दूसरी हेलिक्स की दूरी जो होती है, इसको हम देखेंगे, एक हेलिक्स से इसकी दूरी अगर देखेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगर देखें एक एडेनिन और ग्वानिन, इसके बीच में दूरी देखेंगे, इसकी दूरी होती है, क्योंकि एक जो पिच होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो एक पिच है, एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। और इसकी दूरी है 3.34 एंगस्ट्रॉन, तो इसमें हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉन। कहने का मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से डीएनए का मॉडल हम पढ़ेंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉन, जिसको दिया था वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम 2-3 बार बना, ये जो इसका 3 यहाँ 3 5 इंट रहेगा और यहाँ 5 एंटी पैरेलल होते हैं, इसलिए एक का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा होता है। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो पहली जो इसकी हेलिक्स है, इसी की जस्ट अपोजिट ये होती है। तो कहने वाला अगर इसका इंड 3 इंड है तो इसका 5 होगा, और इसका 5 इंड है तो 3 इंड होगा। इसको हम वहाँ से पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रक्चर में, फास्फेट का जो और शुगर का जो फास्फेट में कार्बन में जुड़े थे फास्फेट, वहाँ से इसको देखेंगे, और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं। तो इस तरह से वाटसन क्रिक का मॉडल है, जो पेपर में केवल इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा बनाने के लिए। इसको बनाना सीख लें, क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज ग्राफ का नियम। चार्ज ग्राफ का डीएनए का जो इसमें एडेनिन और ग्वानिन कितना होना चाहिए उसको, तो उस पे हम पढ़ेंगे कि चार्ज ग्राफ में जो रूल, तो इसको हम पढ़ेंगे प्यूरिन और पिरिमिडीन का बेस कितना होता है डीएनए में। इसके लिए एक रूल है, 4 ग्राफ रूल। 4 ग्राफ का नियम, 4 ग्राफ का नियम। तो इसको 4 ग्राफ ने बताया था कि डीएनए में प्यूरिन की मात्रा, प्यूरिन की मात्रा, प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। जैसे प्यूरिन हम क्या कहते हैं, प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन
जैसे जानते हैं प्यूरिन एडेनिन है और ग्वानिन है। पिरिमिडीन क्या है? पिरिमिडीन, पिरिमिडीन में देखेंगे साइटोसिन है और थायमिन है। तो कहने का मतलब अब एडेनिन की मात्रा जो है माने A बराबर T, माने जितना एडेनिन होगा नाइट्रोजनस बेस उतने जो है थायमिन होगा, ठीक है। उतने C जितना होगा C में और ग्वानिन में, साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी मात्रा ये भी बराबर होता है, जितना एडेनिन थायमिन होगा उतने साइटोसिन और ग्वानिन होगा, ठीक है। माने कह सकते हैं A प्लस T बराबर C प्लस G। मान लीजिए किसी डीएनए में 1000 न्यूक्लियोटाइड है कहीं, तो उसमें अगर देखा जाए एडेनिन की मात्रा अगर आपको पता चल जाए कि वहां पे 200 एडेनिन है, और तो आप जानते हैं कि एडेनिन अगर 200 है तो ग्वानिन कितने हो जाएंगे, क्योंकि थायमिन एडेनिन के साथ क्या होता है थायमिन, तो 200 ही थायमिन भी होगा, 200 थायमिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि कितना हो जाएगा 400। चार्ज ग्राफ का नियम है कि जितने प्यूरिन होगा उतने पिरिमिडीन होगा। तो जब एडेनिन 200 है, थायमिन 200 है, तो कहने का मतलब 1000 में से 600 घट जाएगा, माने जो 600 बचेगा उसमें क्या आएगा साइटोसिन और साइटोसिन 600 बचा। अब 600 में 300 हो जाएगा साइटोसिन, और साइटोसिन बराबर ग्वानिन है, तो 300 जो है क्या हो जाएगा ग्वानिन। इस तरह से हम न्यूक्लियोटाइड को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं शंका नहीं होना चाहिए, चार्ज ग्राफ ने जो बताया है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे 1000 न्यूक्लियोटाइड है उसमें एडेनिन 200 है तो कितना ग्वानिन होगा, ठीक है, या कितना साइटोसिन होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे 1000 है एडेनिन हमको पता है 200 है, तो एडेनिन A बराबर T हमेशा बताया जाता है कि A और T जितना एडेनिन होता है डीएनए में उतने जो है थायमिन होता है। तो जब बराबर है तो 200 ये भी हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा एडेनिन थायमिन, तो बचा 600 में 300 साइटोसिन और 300 ग्वानिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम चार्ज ग्राफ का रूल के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। इसी में एक और है डीएनए का विकृतीकरण, ये भी बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, पुनः आकृतिकरण और विकृतीकरण डीएनए का। तो डीएनए के बारे में ही ये है, डीएनए का विकृतीकरण। डीएनए का विकृतीकरण, डीएनए का विकृतीकरण हुआ, डीएनए का विकृतीकरण हुआ पुनः आकृति कर, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए या डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। इस तरह से मतलब कि जैसे हम डीएनए को अगर हम गर्म कर दें
तो अभी हमने बताया था कि डीएनए की संरचना में डबल बांड, मान लो डीएनए है तो इसमें हाइड्रोजन बांड होते हैं, डबल बांड, ट्रिपल बांड। तो ये हाइड्रोजन बांड टूट जाते हैं। अगर हम डीएनए को गर्म कर दें तो ये जो डीएनए मान लो है ये, तो इसके हाइड्रोजन बांड टूट जाएंगे। इसको हम कहते हैं डीएनए का विकृतीकरण। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ठंडा होने दें, जब इसको डीएनए को ठंडा कर देंगे तो इसको, इसके जो हाइड्रोजन बांड है वो पुनः बन जाएंगे। उसको हम कहेंगे पुनः आकृतिकरण, और डीएनए फिर से बन जाएगा। इस तरह से जो है डीएनए का विकृतीकरण और पुनः आकृतिकरण बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो इसी तरह से जैसे डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए पढ़े भी हम, उसी तरह से रेखाकार डीएनए एक होता है और वृत्ताकार डीएनए, इसको पढ़ेंगे हम। रेखाकार डीएनए, रेखाकार डीएनए और वृत्ताकार डीएनए, ये भी होता है, पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। रेखाकार डीएनए और वृत्ताकार डीएनए, तो इसमें जो है ऐसे डीएनए, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है तो उसमें एक इंड होती है 3, एक तो इसका अपोजिट 5 होता है, इसका 5 इंड होता है, इसका 3 इंड होता है। तो जिसके इंड जो है फ्री होते हैं, माने ये इंड इसका डीएनए का फ्री है और ये सिरा फ्री है, दोनों सिरे इसके फ्री हैं, ऐसे डीएनए को हम कहते हैं रेखाकार डीएनए। ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब हम लोगों में। ठीक है, इसी तरह से अगर देखें वृत्ताकार डीएनए, तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसमें छोर जो होते हैं इसके स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, ये डीएनए जो है इसका सिरा कहीं स्वतंत्र नहीं है, ऐसे डीएनए को कहते हैं वृत्ताकार डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से और कुछ शॉर्ट नोट हैं, जैसे कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए, कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है, कोडिंग नॉन कोडिंग, तो कहने का मतलब डीएनए का वो भाग, डीएनए ऐसे डीएनए का वो भाग जो आरएनए के संश्लेषण में, आरएनए के संश्लेषण में, डीएनए का वो भाग जो आरएनए के संश्लेषण, ऐसा जो है कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए हम उसको मानते हैं कि जब डीएनए से जब आरएनए बनता है, मतलब डीएनए से जो आरएनए के संश्लेषण में जो भाग लेता है डीएनए का भाग, उसे हम कहते हैं कोडिंग, और जो भाग नहीं लेता है उसे कहते हैं नॉन कोडिंग। तो जो भाग लेता है उसे हम कहते हैं एक्सान, एग्जाम्स। ठीक है, और जो नहीं भाग लेता है उसको कहते हैं इंट्रांस, इंट्रांस। इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, मान लो ये डीएनए का एक टुकड़ा है, ये ठीक है, इसमें ये एक्सान है, एक्सान्स, इंट्रांस, फिर एक्सान्स, और ये फिर इंट्रांस, और फिर एक्सान्स। ठीक है, तो इंट्रांस अगर निकल जाते हैं, ऐसे बाहर निकल गए, तो हम इसको कहेंगे स्प्लाइसन, इसको हम कहेंगे स्प्लाइसिन, इसको कहेंगे स्प्लाइसिन। माने ये कह सकते हैं कि इंट्रांस का निकलना, इंट्रांस का
निकलना हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब बचा क्या, जो बचेगा उसको हम देखेंगे क्या क्या बचा है। यही डीएनए से प्रोटीन निर्माण में भाग लेगा। उसको ये एग्जाम हो गया, एग्जाम्स, फिर ये हो जाएगा एग्जाम्स, और ये फिर हो जाएगा एग्जाम्स। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कोडिंग। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर, ये भी बहुत पूछा जाता है। आप लोग इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी पता भी होगा उसमें। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मेन तो यही है कि जैसे डीएनए और इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में जो आते हैं बहुकोशिकीय जो हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक डीएनए में डीएनए कहाँ पाया जाता है। एक तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन, इसको हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक डीएनए, तो इसको लिखेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। यूकैरियोटिक डीएनए में ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, माने केंद्रक में, ये केंद्रक में पाया जाता है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और लवकों में भी पाया जाता है। जबकि ये जो है केवल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए केवल कोशिका द्रव्य में ही, केवल कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसका अंतर, और भी अंतर है उसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन अंतर यही है मुख्य रूप से। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है इसी तरह से हम जान सकते हैं कि गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र सब लोग जानते भी हैं, बनाए भी होंगे बहुत जगह। जैसे ये मान लो गुणसूत्र जो है किससे बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है। तो ये है गुणसूत्र। ठीक है, ये मिलके बना होता है। इसमें होता क्या है, डीएनए, और डीएनए होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब डीएनए ऐसे कुंडलित होता है, इस तरह से डीएनए क्रोमोसोम के अंदर ऐसे कुंडलित होता है, तो दिखाई दे रहा है धागे जैसा, लेकिन इसका प्रोटीन दिखाई नहीं देता है। इसका जो प्रोटीन दिखाई नहीं दे रहा है, डीएनए दिख रहा है। अगर यहाँ से इसको हम इतना काट दें तो इसका डीएनए इस टाइप से हो जाएगा। इसका हिस्टोन प्रोटीन जो है इसमें H2A, H2B, H2B है, इसको H2A, H2B, H3 और H4
H3 और H4 ये 4 प्रोटीन होते हैं जिससे क्रोमोसोम ये बना है। ठीक है, लेकिन ये प्रोटीन ऑक्टेट स्ट्रक्चर में है। ऑक्टेट स्ट्रक्चर मतलब ये 8 से बना है। एक 2 3 4 5 6 और ये 7 ये 8 ऑक्टेट स्ट्रक्चर है स्टोन प्रोटीन की। अगर हम डीएनए यहाँ काट करके और इसको हम देखें तो डीएनए इस तरह से इसको ऐसे बांधे रहता है। ये डीएनए जो है इसको जैसे लपेट लेता है रस्सी जैसा, और इस तरह से ये, और इसके बाद ये जो है ये डीएनए इस तरह से, ठीक है। ये जो ऑक्टेट स्ट्रक्चर को डीएनए घेरे हुए है इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो ऑक्टेट स्ट्रक्चर है स्टोन प्रोटीन का, ऑक्टेट स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। जानते भी होंगे इसको, डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में। डीएनए और आरएनए में डीऑक्सीराइबोस, जबकि आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोस। ठीक है, तो ये है डीएनए, इधर हो जाएगा ये आरएनए। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। ठीक है, इसमें राइबोस शर्करा होती है, राइबोस शर्करा। ठीक है, इसमें एडेनिन, डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। जबकि आरएनए में ये जो थायमिन है ये नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल। ये एडेनिन ग्वानिन तो मिलता ही है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन आरएनए मिलता है, लेकिन जो ये थायमिन होता है इसकी जगह इसमें क्या मिलता है? यूरोसिल। ये चेंज हो जाता है आरएनए में। और भी जानते होंगे डबल हेलिक्स होता है डीएनए, और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है। ठीक है, डीएनए हमेशा कहाँ कहाँ मिलता है? केंद्रक में पाया जाता है। और कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और कहाँ मिलेगा? लवक में मिलेगा। लेकिन आरएनए कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से डीएनए आरएनए में और भी बहुत से अंतर हैं जिसको हम टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको पढ़िए, नोट बनाइए, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए।